मिस्र में ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज की जा रही है और इसमें ट्राई सर्विसेज इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी भाग ले रही हैं। कितनी इम्पॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज और भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री में ये एक्सरसाइज की जा रही है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, ये ब्राइट स्टार 23 जो एक्सरसाइज हो रही है, भारत इसमें पहली बार डेब्यू कर रहा है। बहुत समय बाद एक तो कह सकते हैं कि डेब्यू भी किया गया है भारत के द्वारा। कितनी इम्पोर्टेंट है सर ये एक्सरसाइज जिसमें भारत हिस्सा ले रहा है? देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज का बहुत महत्व होता है। इससे मिलिट्री एक्सरसाइज से सीख ही नहीं मिलती, आपको स्ट्रेटजी का पता चलता है, टैक्टिक्स का पता चलता है, वेपन्स का पता चलता है, बट रिलेशनशिप्स में बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब कंट्रीज़ आपस में एक्सरसाइज करती हैं तो आपस में जो जो क्लोजनेस आती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, डिप्लोमेटिक क्लोजनेस आती है मिलिट्री एक्सरसाइजेज से। इसीलिए मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ ये जो एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसका आपने अभी वर्णन किया, इस एक्सरसाइज ये बड़ी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। पहले इजिप्ट और अमेरिका के बीच होती थी और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हुई है। इस बार उन्होंने भारत को साथ में शामिल किया है। देखिए, ये मिडिल ईस्ट की एक्सरसाइज है और मिडिल ईस्ट की एक्सरसाइज में मिडिल ईस्ट एक, आपको पता है, कई दौर से गुजरा है। अगर आप उसको देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे भी पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद अरब इजराइल वॉर्स, और सब कंट्रीज़ अपना प्रभुत्व वहाँ जमाने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका ने अपना रोल अदा किया है, रशिया, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन सब अदा कर रहे हैं अपना अपना रोल। तो यहाँ की जो जो कंट्रीज़ हैं वो अपना इंटरेस्ट को बरकरार कायम करने के लिए अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। और इसीलिए आपस में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर आपस में एक्सरसाइज करती हैं, और अमेरिका का आप स्टेप देख लीजिए, सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर अगर एक्सरसाइज कर रहा है, अमेरिका अपना प्रभुत्व और आधिपत्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक्सरसाइज इस एंगल से आप देखिए, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होती कि सोल्जर्स को ट्रेनिंग मिल गई। इसके पीछे बहुत बड़ा एक एम और ऑब्जेक्टिव होता है। और इसमें अब इन कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया कि हमको भारत को भी शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सर, जिस तरीके से हम ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज को ऐसे समय पे भी किया जा रहा है जब भारत की अगर हम छवि की बात करें, अभी चंद्रयान हुआ, चंद्रयान 3 का इतना बड़ा मिशन भारत ने सक्सेसफुल किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो G20 जो समिट हो रहा है, भारत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में ये एक्सरसाइज में भारत का ये जो डेब्यू हुआ, सर इतना लेट ये डेब्यू हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत की वैसे छवि जो है इम्प्रूव होनी शुरू हो गई थी, आज से करीब 20-25 साल पहले से शुरू हो गई थी, जब भारत कोप इंडिया एक्सरसाइज करता था अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, और अमेरिका के साथ करता था कोप इंडिया, और फ्रांस के साथ उसके साथ एक्सरसाइज करी, सिंगापुर और रशिया और कई कंट्रीज़ के साथ में भारत ने और कई एक्सरसाइज करी हैं। धीरे धीरे कंट्रीज़ ने देखा कि भारत का जो प्रभुत्व है, भारत की जो सैन्य शक्ति है, सैन्य कैपेबिलिटीज़ बहुत ही बढ़िया है। और यही नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इस फर्क आगे ले चलता हूँ। अमेरिका के साथ जब कोप इंडिया एक्सरसाइज शुरू हुई थी, की थी, तो अमेरिका स्तब्ध रह गया था, क्योंकि अमेरिका ने देखा कि भारतीय एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, भारतीय एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स, वहाँ पे अमेरिकन कमांडिंग ऑफिसर को के एफिशिएंसी के ऊपर उंगली उठाई जाने लगी कि आप की एक्सरसाइज में आप भारत के कैपेबिलिटी से कोप नहीं कर सके। क्यों? उन्होंने सोचा कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, इनका स्टैंडर्ड कम होगा और हमारे स्टैंडर्ड के आगे कुछ नहीं होगा। ये मेंटल थिंकिंग लेके जब आए एक्सरसाइज करने, तो वो हक्के बक्के रह गए। उसके बाद सब कंट्रीज ने हमारे साथ एक्सरसाइज शुरू करी, और धीरे धीरे अब जो हमारी जैसे छवि फैल रही है, और अभी आपने बोला जैसे चंद्रयान के बाद में हमारी छवि, पर उससे पहले ही हमारा कैपेबिलिटीज़ बढ़ने लग गई थी। किस तरीके से हम चाइना को हमने रोक के रखा हुआ है, किस तरीके से बाकी कंट्रीज़ जो साउथ चाइना सी में हमारे को मान रही हैं, हमको और लीडरशिप देने की कोशिश कर रही हैं। शिंजो आबे ने जो बोला था अमेरिका के साथ कि भारत को अब
को एक अभिनेता का लीडर का रूप अदा करना चाहिए साउथ चाइना सी में। इस सब को देखकर अब बाकी कंट्रीज़ भी हमारे साथ करने की कोशिश कर रही हैं एक्सरसाइज। पर इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशन बड़े पुराने थे, और इजिप्ट जो अब में जो एक्सरसाइज हो रही है ये इस सब चीज़ का एक नतीजा है। पर उन्होंने बहुत सोच समझ के भारत को इस एक्सरसाइज में शामिल किया है, जिसमें हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, आर्मी जो दोनों होंगी, पूरी जाट रेजिमेंट है, मिग 29 होंगे, IL-76 होंगे, ग्लोब मास्टर्स होंगे, और बाकी पर्सनल होंगे हमारे। तो ये एक जॉइंट ट्राई सर्विस इंटर सर्विसेज ट्राई सर्विस इंटर कंट्री एक्सरसाइज है। सर, एक आखिरी सवाल इस पे मैं ये समझना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये एक्सरसाइज हो रही है और मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ भारत जो है ये एक्सरसाइज कर रहा है, अमेरिका भी है, ग्रीस भी है, सब बड़ी कंट्रीज भी इसमें शामिल है। चाइना के साथ अगर हम इसको देखें तो उसको देखते हुए हम इस सिचुएशन को समझना चाहते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में चाइना तो भाग नहीं ले रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गई या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि छोटी कंट्रीज़ भी होती हैं, चाइना उन पे दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में चाइना के प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें तो क्या होता है इसका? अगर आप इसको चाइना के नज़रिए से देखें तो चाइना को पता चल गया है कि भारत एक छोटी मोटी कंट्री नहीं रहेगी, भारत नहीं है। भारत का जो प्रभुत्व है, भारत का असर है, भारत का चारों तरफ फैल रहा है, और ख़ासकर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, स्वावलंबिता, हम किस तरीके से इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं। और इजिप्ट का हमारे साथ क्लोजनेस ये भी है कि जब एक फेमस HF-24 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हमने बनाया था LCA से पहले, जिसके बारे में सब लोग चुप हैं, वो उसका इंजन इजिप्ट बना रहा था E-300, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कारण, रशियन प्रेशर के कारण वो जो E-300 इंजन हमको नहीं मिल पाया, नहीं तो हम बहुत आगे निकल गए होते। इजिप्ट को ये याद है, चाइना को ये पता है, सब कंट्रीज़ को पता है। तो इसीलिए ऑफ लेट अब जो इंडिया की जो छवि जैसे उभर आई है, उसको देखकर चाइना को पता चल गया कि भारत को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। चाइना इस बात को सोचेगा, चाइना को ये बात पता है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, जहाँ पे संघर्ष चल रहा है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, और चाइना को पता है कि हम उसका सामना अब साउथ चाइना सी में भी करेंगे, पाक स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल से लेकर साउथ चाइना सी तक, उसको ये भी पता चल गया है। तो इस समय चाइना जो है वरिड होगा, फिक्र करेगा, उसको पता है कि भारत इस एक्सरसाइज का भाग बन रहा है, इसका मतलब कुछ है। और क्योंकि चाइना ने इतना अपने प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं OB और BRI के, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उनको लोन देकर उनको अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब जब भारत ने वहाँ घुसना शुरू कर दिया, ये भी बता दूं आपको, ये सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इंडस्ट्रियली भी हमारा वहाँ बड़ा योगदान हो रहा है इन कंट्रीज़ में। हम और भी हमारा जिसको कहते हैं कि असर पड़ रहा है, प्रभुत्व फैल रहा है। तो इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चाइना एक वरिड कंट्री ज़रूर होगा, और चाइना इस बात को अपनी डिप्लोमेसी में लाएगा और अपने फ्यूचर थिंकिंग में इसको शामिल करेगा कि भारत का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस जो है उसको कैसे नेगेट किया जाए। और मिलिट्री एक्सरसाइज एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पे आप इस बात को अंजाम दे सकते हैं कि आपका असर हो। और यही नहीं, इसके बाद भारत से सामान खरीदना, एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे LCA, ब्रह्मोस और कई चीज़ें, सैटेलाइट के इक्विपमेंट, और जो स्पेस में हमारा योगदान जो है, 34 कंट्रीज़ की सैटेलाइट्स हम पहुंचा चुके हैं, सब कंट्रीज़ को पता है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम तो उठा ही रहा है, पर चाइना उससे उतना ही फिक्रमंद होगा। सर, जैसा कि अभी हमने चाइना का जिक्र किया, इस सब्जेक्ट से अगर हम हट के बात करते हैं, चाइना ने जिस तरह से अपना कल एक मैप सर लॉन्च किया है, और अपनी ग्लोबल टाइम्स जो कि उसकी सरकारी न्यूज़पेपर है, उसमें सर अपने उसके ट्विटर अकाउंट पे भी एक इमेज मानचित्र उसने जारी किया है, जिसमें भारत का जो अरुणाचल है उसको अपने इलाके के रूप में दिखाया है, ताइवान तक को अपने इलाके के रूप में दिखाया है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिस पे उसने अपने नक्शे में शामिल करके दिखाया। इसको सर कैसे देखते हैं कि भारत से जो अभी, जैसे मैंने अभी पीछे भी चंद्रयान का जिक्र किया, कि चंद्रयान की सक्सेस या फिर भारत की जो सक्सेस है
G20 की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, तमाम प्लेटफॉर्म से जो भारत की छवि है उससे बौखलाया हुआ है, या फिर भारत का ध्यान हटाना चाहता है कि अब भारत और आगे काम ना करे और बॉर्डर की ओर उसका ध्यान चला जाए? क्या उसकी मंशा क्या है सर चाइना की? देखिए, चाइना ऐसा कोई अनाड़ी खिलाड़ी नहीं है कि क्योंकि भारत चंद्रयान पहुंच रहा है, चंद्रयान पहुंच गया है तो मैं अब भारत को डरा दूं। ये कुछ नहीं है। चाइना ने ये करना था। चाइना 50-60 साल आगे सोचता है और उसने सोच के रखा है। यही नहीं, सहारनपुर तक चाइना अपना मैप पर आने दिखा चुका है कि वो एरिया उत्तराखंड का उसका है, और अरुणाचल वो उसका, साउथ तिब्बत बोलता है। तो चाइना तो अपना काम करेगा, चाहे भारत चंद्रयान करता या ना करता। चाइना अपना एम पूरा उसका पक्का है, वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इसीलिए चाइना ने जो अपना दिखाया है कि एरिया दिखा रहा है, लद्दाख में और अरुणाचल में दिखा रहा है, वो दिखाता रहेगा। हमको सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। ये नहीं हमने पर कि चाइना क्यों कर रहा है, हमारे क्या अगला स्टेप होगा, हमको उसकी फिक्र होनी चाहिए। क्या हम तैयार हैं? क्या हम करना चाहते हैं? हमको वो ताइवान को मैप दिखा रहा है, वो मैप में हमारा एरिया दिखा रहा है। क्या हम तिब्बत को अपना दिखाना चाहते हैं, या हम कहते हैं कि तिब्बत तुम्हारा हिस्सा नहीं है? हम कहने को तैयार है। हम क्या कहने को तैयार हैं कि ताइवान आपका हिस्सा नहीं है? हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी डिप्लोमेसी और पॉलिसी क्या होगी। हमारे हम जब तक हम एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं दिखाएंगे, चाइना आपको दबा के रखेगा और चाइना आपको डरपोक समझ के रखेगा। और चाइना अभी तक आपको डरपोक ही समझता रहा है। ये तो पिछले 6-7 साल में उसको जरा झटका लगा है, जो कि 7 हाइट्स हमने छीन ली उससे, और कैलाश हाइट्स छीन ली। वो दूसरी बात है, हमने वापस कर दी डिप्लोमेटिक एंगल को देखकर। पर जिस तरीके से हमने कार्रवाई करी, चाइना अब घबराने लगा है। और चाइना इसलिए अपना एम जल्दी से जल्दी पूरा करेगा, और इसलिए वो सारी की सारी मैप्स में दिखा रहा है, और वो उसका एग्रेसिव तरीका दिखाने का है ताकि ये डर जाए हमसे, और ये हमको डराने की कोशिश की जा रही है। तो अगर अब हमको देखना है कि हमारे में कि दम कितना है, तो ये बातें कर सकते हैं या हम असली करके दिखाएंगे, ये चाइना देखना चाहता है। और यही नहीं, हर एक भारतीय अब देखेगा। हमारी सबकी नज़र इस चीज़ के ऊपर है, हमारा रिएक्शन क्या होगा। मेरे को कोई परवाह नहीं है कि चाइना का रिएक्शन क्या होगा, उसका तो मुझे पता है क्या करेगा। हमारा क्या होगा रिएक्शन, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। हमारी ऑपोजिशन क्या कहेगी, हमारे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले क्या कहेंगे, वो उनमें कितना दम है, ये सारा का सारा, ये भारत की स्टैंडिंग क्या होगी, हमें उसकी फिक्र है। इस पे सर, एक बीइंग अ डिफेंस पर्सन, आप इसको इस सिचुएशन को सर कैसे देखते हैं? क्या तरीका अब अपनाना चाहिए सरकार को हमारी इस कदम को देखकर चाइना के? देखिए, चाणक्य ने आपको चाणक्य नीति सिखाई थी, क्योंकि चाणक्य आपकी कंट्री में पैदा हुआ था। पर आप चाणक्य नीति को तो इस्तेमाल करते नहीं है, आप पाप पे पुण्य की बात करते हैं इत्यादि। बाकी कंट्रीज चाणक्य नीति इस्तेमाल करती हैं। इस समय हमको क्या करना चाहिए? हमको पता है कि चाइना के पास 200 स्क्वाड्रन्स हैं, हमारे पास सिर्फ 28 रह गए हैं। पाकिस्तान की अगर मिलाओ तो 200 और उसके 20 स्क्वाड्रन है, तो चाइना के पास 222 स्क्वाड्रन कंबाइंड 2 फ्रंट में मिलते हैं, हमारे 28 हैं। हमारे को जल्दी से जल्दी अब कैचअप करना है। अब हम स्वावलंबी बन रहे हैं। हमको ये अगले 6-7 साल किसी तरीके से ये पूरी प्रोग्रेस में लगाने चाहिए कि किस तरीके से हमें एकदम से युद्ध में नहीं घुसना। हमको इस समय अपना पोजीशन ठीक करनी है। जेवलिन थ्रोअर भी जब जेवलिन फेंकता है, अपनी पोजीशन देख के करता है, स्टेप्स ठीक लेता है, फर्म ग्राउंड के ऊपर लेता है। जैसे आपने चोपड़ा को देखा, अपने नीरज चोपड़ा को देखा, एग्जैक्टली वही बात होती है। हमारे को फर्म बेस देखना पड़ेगा, उसके लिए हमको 6-7 साल और लगेंगे। अभी हमारे को पूरी अपनी स्वावलंबिता, फौजी शक्ति हमको डेवलप करनी है। इस फौजी शक्ति के साथ तब डेवलप होगी फौजी शक्ति जब हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। जब आप खरीदना बंद करेंगे और अपना बनाना शुरू करेंगे, तब आप चाइना की आंख में आंख डाल के देखेंगे। मांगे हुए सामान से लड़ाई नहीं होती। मैं बता दूं कि आपने 20 ये जहाज ले लिए और 15 वो तोपें ले ली और नगाड़े बजा दिए चांद तक कि हमने सही सब कुछ ले लिया। नहीं, अब आपको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, और ये हमको 6-7 साल बड़े ज़रूरी होंगे। पहली बात तो ये है। और हमारे को अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा।
डॉक्ट्रिनल थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। और चाइना के बच्चा सिक्योरिटी स्टडी करता है, 8वीं क्लास का बच्चा को पता है कि सिक्योरिटी नेशनल क्या होती है। ये हमारे को सब्जेक्ट इंक्लूड करने पड़ेंगे और हमारे बच्चे को पता हो कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। ये कुछ चंद लोग ही समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ये हमारे को सबको पता करना पड़ेगा। हमारी कैपेबिलिटी एजुकेशन सिस्टम में आनी पड़ेगी। इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम, अभी भी आप इंजन नहीं बनाते किसी चीज़ का, टैंक का नहीं बनाते, एयरक्राफ्ट का नहीं बनाते, शिप का नहीं बनाते, अपने ड्रोन का इंजन नहीं बनाते। आपको इंजन टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी और उसकी मेटलर्जी ऑफ इंजन मेटल के जो हो है उसकी इंजन की मेटलर्जी वो तैयार करनी पड़ेगी, मिसाइल्स के इंजन वगैरह सारे, तब आप बनेंगे स्वावलंबी और बेचने। अभी ब्रह्मोस की बात करते हो, उसका इंजन भी रशिया दे रहा है। आप LCA की बात करते हो, उसका भी इंजन बाहर से है। हमको ये अपनी कमियां ज़रूर पूरी करनी पड़ेंगी, पर हमारे को एक ही सिर्फ चीज़ का बहुत फ़ायदा है, वो है हमारी जो फौज है। मैं इसलिए नहीं अभी अब कहने वाला कि क्यों हमारी फौज इतनी तगड़ी है, ये नहीं कहा क्योंकि मैं फौजी हूँ, नहीं, वाकई में ही भारत का जो युवक है, जिस संस्कृति से वो उभरता है, वो उसकी जो फौजी जो कैरेक्टर है वो उसके मन में इनग्रेन्ड होता है। वो बचपन से ही अपने को देश का सिपाही समझता है। बाकी कंट्रीज़ में कंस्क्रिप्शन आ गई है, 4-4 साल के लिए चाइनीज़ आते हैं फौज में, वो MBA करके बाहर जाना चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, पर वो परेड में बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। वो सफ़ेद लाल पीले कपड़े पहन के सेरेमनीज़ में बड़े अच्छे दिखते हैं और दुनिया को रंगीन पोस्टर दिखा के फौज को दिखाते हैं, हमने एयरक्राफ्ट, रंगीन एयरक्राफ्ट वगैरह, ये सारा का सारा मामला दिखाते हैं। हमारे को अब उभरना पड़ेगा। हम वो चाइनीज़ को पता है कि अगर लड़ाई होती है लिमिटेड एरिया में, गलवान में, फौजी भारत की फौज के आगे वो टिक नहीं पाएगा, उसके फौज को भी पता है। पर लंबी समय तक अगर लड़ाई चली, जैसे कि यूक्रेन में चल रही है, 2.25 साल निकल गए हैं, अब तीसरा मतलब 2 साल पूरे खत्म होने वाले हैं। उस जैसी लड़ाई का सामना करने के लिए हमारे को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी तब होगी जब आप स्वावलंबी बनेंगे, जब आपकी फौजी शक्ति होगी, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी होगी। उसके लिए आपको 7-8 साल, तो 6 से 8 साल और लगेंगे। इसको अब जल्द से जल्द अपनी पूरी नीतियों को बदलाव करके, चाहे आपको किस तरीके से भी करना पड़े, आपको करना पड़ेगा। ये आपकी अप्रोच होगी। और डिप्लोमेटिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। क्वाड के अरेंजमेंट है, क्वाड में के हिस्से में आप लीडर जो बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान का मिलकर क्वाड को लेकर बात बन रहा है। बाकी जो ये एक्सरसाइज कर रहे हो उस पर करिए। अपनी छवि G20 में बड़ी है, अपने और G7 में हमको बुलाया गया था, ब्रिक्स की बात आ रही है, लीडरशिप आप पूरी रखिए ताकि आप डिप्लोमेटिक मनूवरेबिलिटी के से अपने को सेफ रखिए, मतलब उसके द्वारा अपने को सेफ रखिए, और अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाते रहिए, तब बात बनेगी। और अपनी डॉक्ट्रिन चेंज करके अब ये सोचना शुरू कर दीजिए कि अक्साई चीन हमारा है। अभी तक हम नहीं बोलते अक्साई चीन हमारा, उनको बोलिए आप अक्साई चीन कब खाली कर रहे हो, ये हमको बोलना चाहिए। जिस दिन हम ये बोलने वाले बन जाएंगे, आप देखिए अपने आप ही पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी, जिन्होंने हमें बताया कि भारत को, आर्म फोर्सेस को और भारत को अपनी स्थिति को कैसे बॉर्डर्स पर, फॉरवर्ड लोकेशंस पर स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए भारत को अपनी बहुत सारी जो तकनीकी चीज़ें हैं उनमें भी बदलाव करना होगा, और जब तक हम निर्यात करते रहेंगे उस चीज़ को भी भारत को बदलना होगा, यानी कि भारत को सशक्तिकरण की ओर और ज़्यादा तेज़ी से अग्रसर होना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ममगई के साथ अर्जुन निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।